तो बीजेपी के लोग ये समझते हैं आमतौर पे वर्कर्स के सबसे सॉफ्ट टारगेट मुसलमान हैं और इस्लाम है। तो जो भी बीजेपी में मुसलमानों को और इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा गाली दे, उसके नंबर बढ़ जाएंगे और पार्टी में उसका कद बढ़ जाएगा। ये एक तासुर बीजेपी के रैंक एंड फाइल में है। तो ये तासुर तोड़ना ज्यादा जरूरी है और इसके लिए किसी एक इंडिविजुअल को निशाना बनाना काफी नहीं है। वो एहानत रसूल की सजा उसको भुगतनी है, वो तो भुगतेगी, लेकिन जिस पार्टी ने भेजा है उस पार्टी को भी ये मैसेज देना जरूरी है कि हम तुमको इसकी इजाजत नहीं देंगे। एहानत रसूल की असल मुर्तकिब मेरे नुक्ते नजर से नूपुर शर्मा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी है अगर उसके खिलाफ नहीं लेती। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज कई अहम इश्यूज हैं जिन पर हम डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से बात करेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, और एक खास ताजा जो एक नए कुछ वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, उसमें एक बहुत ही बड़ा अहम इशू है। वो टाइम्स नाउ के डिबेट में बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत की है। उस पर पूरे मुल्क में गुस्सा है, कुछ जगहों पर एफआईआर हो चुकी है, और उस डिबेट का हिस्सा थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी। ये खुद चश्मदीद गवाह हैं कि वहां क्या कुछ हुआ था। और उसके बाद रहमानी साहब ने फैसला लिया है कि वो 1 महीने तक टेलीविजन चैनल के किसी डिबेट में नहीं जाएंगे। उस पर बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ है, क्या होना चाहिए, और क्या कुछ जो कुछ अब तक हुआ है कानूनी तरीके से, जो उसको काउंटर करने या उसके खिलाफ जो कुछ कार्रवाइयों का सिलसिला हुआ है, उससे वो कितने मुतमईन है, आखिर क्या कुछ है। इसके अलावा हम बात करेंगे, अभी देवबंद में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जमीयत उलमा हिंद की। उसमें महमूद मदनी साहब ने कोई एक ऐसा बयान दिया है जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो बयान मुनासिब नहीं है मौजूदा हालात में। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये टाइम्स नाउ में जो कुछ हुआ, उस पर आप चूंकि वहां मौजूद थे, क्या कुछ कहा था, और उसके बाद आपने कैसे रिएक्ट किया, और आपने आइंदा के लिए क्या जाती तौर पर अपना लाए अमल क्या तय किया है? देखिए, ये बदकिस्मत वाकया 26 मई को पेश आया था। मौजू भी नहीं था ऐसा कुछ। यानी टाइम्स नाउ पे तो जो डिबेट्स होती हैं सब जानते हैं, लेकिन हम उसको टैकल कर लेते हैं। मौजू ज्ञानवापी की मस्जिद पर शिवलिंग का ही था, और मेरा बयान बहुत बैलेंस था कि साहब, मैं नहीं कहता कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। वो एक आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको सीज कर दिया है, तय कर देगा कोर्ट के क्या है। तो इसी मौजू पे बहस थी, और इससे पहले शाम को 5 बजे एक दूसरे चैनल पर भी इसी मौजू पे बहस थी। तो ये बीजेपी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है नूपुर शर्मा। इंडिविजुअली इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते ये न्यूज 24 पे भी थी 5 बजे। तो वहां मौलाना अतर देहलवी को टारगेट करते हुए इन्होंने उस मौजू से डेविएट करके अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहानत करने की कोशिश की। तो अतर ने और मैंने मिलकर रोक दिया, और फिर उनका फेडर डाउन कर दिया गया, वो बोल नहीं पाई। तो उनकी वो भड़ास थी। 9 बजे जब मैं और वो दोनों थे, तो उन्होंने वो भड़ास निकालने की कोशिश की, और वो मौजू जिस पे हम बात कर रहे थे, ज्ञानवापी का बड़ा पैनल था, सारे लोग उसी पे बात कर रहे थे। लेकिन इन्होंने अचानक डिबेट के आखिरी हिस्से में उसको डेविएट किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में, मेराज की शान में, बुर्राक को लेकर इन्होंने जितना एहानत आमेज, वसीला और बदतमीजी का, और मतलब बेहद बेहद गुस्ताखाना, और नाम लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्जाम उनके ऊपर आयद किया हजरत आयशा की शादी को लेके, वो तो मैं अपनी जबान से नहीं अदा कर सकता।
वो 30 सेकंड का पूरे मुल्क में फैल गया है, वो अब तब मैंने कहा ये तो बहुत ही, ये मौजू भी नहीं है आज की बहस का, और ये एहानत तो हम कबूल नहीं कर सकते, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं ऐसी बदतमीज औरत के साथ बैठना और उसकी सूरत देखना पसंद नहीं करता, और मैंने माइक हटा के मैं हट गया वहां से। वो डिबेट को क्लिप इन्होंने टाइम्स नाउ ने भी हटा दिया, पूरी की पूरी डिबेट उन्होंने अपने वेबसाइट से और यूट्यूब चैनल से उसको उन्होंने हटा दिया, लेकिन है हमारे पास उसका पूरा का पूरी वीडियो का वो मौजूद है। जाहिर है कि इस पे पूरे मुल्क को गुस्सा आना चाहिए, पूरे मुल्क के साथ पूरे मुसलमानों को भी आना चाहिए। वो आया और लोगों ने हजारों की तादाद में कंप्लेंट डाली है, कुछ जगहों पर वो कंप्लेंट FIR हो गई, वो उनको गिरफ्तार होना चाहिए। मेरा सवाल नूपुर शर्मा से नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है जिसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है हमारे हिंदुस्तान की सियासी और समाजी हलकों में। वो मेरा सवाल उस पार्टी से है जिन्होंने उनको भेजा, भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं कि क्या उनकी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने जो कुछ कहा, क्या वो उस पार्टी का भी स्टैंड है? वो इसे क्लियर करे। और अगर ये उस पार्टी का स्टैंड नहीं है, तो फिर एक ऐसी ब्लास्फेमस बदतमीज औरत के खिलाफ, उन अपनी वर्कर के खिलाफ उस पार्टी ने क्या एक्शन लिया, और या वो क्या एक्शन लेने वाली है? मेरा असल सवाल ये है। और अगर वो इस स्टैंड को अप्रूव करती है और वो अपनी वर्कर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, तो फिर हम अदालत में जाके बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर करेंगे कि ये मजहबी मुनाफरत फैलाने का काम मुल्क में ये पार्टी कर रही है। ये मेरा मौक़िफ़ इस सिलसिले में है जो हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो कुछ जगहों पर FIR हुई हैं जिनका आपने जिक्र किया, क्या आपको क्या 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 कुछ लगता है? क्या कोई कुछ कांग्रेस वाली स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स में कुछ ऐसा हुआ है जो वहां हो जाएगा, या आई डोंट थिंक ये कांग्रेस बीजेपी का मसला है। अभी बॉम्बे में रजा एकेडमी ने जो FIR कराई है, कंप्लेंट की थी, वो एडमिट हो गई है FIR, तो उसमें लुकआउट नोटिस होगा, पुलिस जाएगी, गिरफ्तार करेगी। तो कांग्रेस और बीजेपी में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वहां पर FIR एडमिट हो गई है और वो उसको अरेस्ट करना चाहिए उनको जितनी जल्दी हो। लेकिन इन रिटेलिएशन कुछ और लोगों ने मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाई है। अब वो क्या है मुझे अभी तक मालूम नहीं। आज शायद पुलिस आएगी, वो मुझसे पूछताछ करने वाली है, लेकिन जिसने कुछ नहीं कहा उसके खिलाफ भी एक FIR है। जी, आने दीजिए, और लेकिन और 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 उसकी तो वीडियो मौजूद है, उससे खुद वो क्लियर है। इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वो कोई वो तो, अगर देखिए, बुनियादी तौर पर ये एक एक तरीका है बीजेपी वालों का कि काउंटर FIR करा दें ताकि असल इशू जो है वो दब जाए और उस पर नहीं, बात वो ना। काउंटर FIR के अलावा एक ये भी तरीका है कि बीजेपी में जो लोग साइडलाइंड हैं और उनको ज्यादा मौके नहीं मिल रहे, अभी राज्यसभा में बहुत सी सीटें जानी थी, मौका ने बहुत से लोगों को नहीं मिला, तो बीजेपी के लोग ये समझते हैं आमतौर पे वर्कर्स के सबसे सॉफ्ट टारगेट मुसलमान है और इस्लाम है। तो जो भी बीजेपी में मुसलमानों को और इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा गाली दे, उसके नंबर बढ़ जाएंगे और पार्टी में उसका कद बढ़ जाएगा। ये एक तासुर बीजेपी के रैंक एंड फाइल में है, तो ये तासुर तोड़ना ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए किसी एक इंडिविजुअल को निशाना बनाना काफी नहीं है। वो एहानत रसूल की सजा उसको भुगतनी है, वो तो भुगतेगी, लेकिन जिस पार्टी ने भेजा है उस पार्टी को भी ये मैसेज देना जरूरी है कि हम तुमको इसकी इजाजत नहीं देंगे। एहानत रसूल की असल मुर्तकिब मेरे नुक्ता नजर से नूपुर शर्मा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। अगर उसके खिलाफ नहीं लेती तो हमारा पूरा का पूरा गुस्सा एक इंडिविजुअल के खिलाफ होने से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि हम उस फैक्ट्री के ऊपर अपने गुस्से का इजहार नहीं करते जो इस के लोगों को प्रोड्यूस कर रही है। तो इसलिए मैं बीजेपी को टारगेट से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो अपना मौक़िफ़ इस मामले में वाज़ेह करे कि क्या है। अच्छा, बीजेपी का रिएक्शन का आप कितने दिन इंतजार करेंगे? ये एक इशू है, नहीं, ये एक हमने बाकायदा। लीगल नोटिस भेज दिया है, हाँ। इंतजार करने का कोई मसला ही नहीं है ये। हमने भारतीय जनता पार्टी को इस इशू पर नोटिस भेज दिया है, उनके प्रेसिडेंट को। वो 10-15 दिन में जवाब देंगे, उन या कोई एक्शन लेंगे। अगर नहीं लेते तो हम अदालत में जाएंगे।
मैं इस मामले को एक इंडिविजुअल को एनसर्किल करके कोई भी लड़ाई नहीं, हमको ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पे लड़नी पड़ेगी। ये किसी एक फर्द के पैमाने पे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। जब तक बीजेपी को इसकी सजा नहीं मिलती या बीजेपी खुद एज अ पार्टी माफी नहीं मांगती मुल्क के मुसलमानों से, या फिर अदालत उसको इम्पीच नहीं करती कि आपने जो किया गलत था, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, ताकि आइंदा के लिए जो इस किस्म के और स्पोक्स पर्सन आते हैं जिनके अंदर होड़ लगी हुई होती है इस्लाम और मुसलमानों को गालियां देने की, उनकी जबानें सबकी बंद करनी पड़ेंगी। एक की जबान बंद करने से कुछ नहीं होगा। फैक्ट्री तो प्रोड्यूस कर रही है, औरों को प्रोड्यूस करती रहेगी, आते रहेंगे। तो मैं एक की जबान बंद नहीं करना चाहता, पूरी पार्टी जो गैर कानूनी हरकतें हैं उनको रोकना जरूरी है। उस पर बहस करें। हाँ, अच्छा अच्छा रहमानी साहब, आपने एक महीने तक किसी टेलीविजन चैनल के डिबेट में शामिल ना होने का ऐलान किया है। अब से पहले ये बात कई सतह पर डिस्कस होती रही है कि कुछ लोगों को चैनल्स बुलाते हैं और एक तरह से एम्बरेस करते हैं, मुसलमानों का नुमाइंदा बना करके पेश करते हैं और ऐसी सूरत कर देते हैं, हालात ऐसे कर देते हैं आखिर में। कभी कभी तो इस हद तक भी लोगों पर शक किया गया कि तय होता है कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आप बैठिए और हम जिस तरह से भी हम सवाल करेंगे आप जवाब दीजिए, नहीं दीजिए, जो भी बहरहाल जो भी अंडरस्टैंडिंग होती हो, गालियां तक दी जाती रही हैं। आप इस दरमियान बाद में टेलीविजन चैनलों में डिबेट्स में जाते रहे हैं, तो वो जो एक नैरेटिव है, बहुत से मुसलमानों में ये बात डिस्कशन में रही है कि कुछ चैनल में लोग जाने वाले हैं जिनके अपने या तो जाती मफादात हैं या उनके पार्टियों से या चैनलों से कुछ सेटिंग है, वो बिल्कुल नूरा कुश्ती होती है, फिक्स मैच होता है। आप अब तक टीवी चैनलों में जाते रहे, आपका तजर्बा क्या है? देखिए, मुझे 20 साल हो गए टेलीविजन चैनल पे। बहुत से चैनल उस वक्त तक बने भी नहीं थे, बाद में बने हैं। बहुत सारे न्यूज एंकर पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त तक। ये सब न्यूज एंकर इस वक्त मेरे जूनियर हैं। टेलीविजन पे जितने पैनलिस्ट आते हैं, ज्यादातर मतलब 90% से ज्यादा पैनलिस्ट मेरे जूनियर हैं। मेरे साथ जिन लोगों ने टेलीविजन पर बहस करनी शुरू की थी, उनमें से अक्सर लोग अभी या तो यूनियन मिनिस्टर हैं, या स्टेट्स में मिनिस्टर हैं, या एमपीज हैं, एमएलएज हैं, जिन्होंने मेरे साथ 20 साल पहले शुरू की थी। मैं मुसलमान हूं, तो मैं जहां था वही हूं। मैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। इससे ज्यादा और इसी हैसियत में मैं हमेशा टेलीविजन पे गया। जब किसी पार्टी में रहा तो पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से, जब पार्टी में नहीं गया तो सियासी मुबस्सिर की हैसियत से। मजहबी तौर पे जाना मेरा कभी भी सेवा नहीं रहा। इसलिए मैं रगों को जानता हूँ मीडिया की, तो क्या करते हैं। अभी दरमियान में इन्होंने पिछले 4-5 साल पहले भी शुरू किया, फिर अभी तो 3 महीने से तो मैम लगातार देख रहे हैं कि हमारे तबके के वो लोग जो बिल्कुल गैर खानदा हैं, बेपढ़े लिखे हैं, नाम ठीक से लिखना अपना नहीं जानते, वो शाम को धर्म गुरु बना के बिठा दिए जाते हैं। और फिर उनको उनके ऊपर पूरा सारा जोर होता है एंकर का भी और साइड के पैरालिस्ट का भी, और वो सिर्फ चर्ब जबानी करते हैं और कच बहसी करते हैं और गलत बात। कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए गाली भी दे देते हैं हमारे लोगों में से, और ये सब करते हैं। तो ये वो मसला इस तरीके से साइकोलॉजिकली ये पेंट किया जाता है कि साहब मुसलमान ऐसे होते हैं। मेरे साथ ये सब कुछ करने की जुर्रत किसी भी एंकर की नहीं है, ना कभी किया है और ना कर पाएंगे। ना ये कि बहुत सीनियर कोई जर्नलिस्ट है। अब करण थापर जैसे जर्नलिस्ट के साथ को मैं फेस कर चुका हूँ, करता रहा हूँ, या अर्णब गोस्वामी अभी तो बहुत शरीर बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोस्टरिंग उसकी है, उसने एग्रेसिव जर्नलिज्म को इस मुल्क में पैदा किया है, जनक है वो एग्रेसिव जर्नलिज्म का। लेकिन जब वो टाइम्स नाउ में था तो एक सेंसिबल डिबेट होती थी। अब 4-5 साल से उसकी डिबेट में वो एग्रेशन बढ़ा है। लेकिन जो बाकी के पैनल के एंकर्स हैं, उनसे तो मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ तो जवाब देने की पोजीशन में नहीं रहते। तो वो मुझे डिच कर पाए ये बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं कि वो मेरी आवाज को कम कर देते हैं, क्योंकि वो मुझे काउंटर नहीं कर सकते। तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है वो। लेकिन ये जो दूसरी साइड है,
दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जब जंग की हालत हो तो फरार उसका इलाज नहीं हो। हम लोग एक कम्युनिटी में, पूरी कम्युनिटी में एक साइकोलॉजी फरार की बन गई। तो हम अदालत के बारे में भी कहते हैं कि अदालत जाना हो तो हम लोग कहते हैं कि अदालत से क्या मिलेगा, तो क्या फायदा अदालत जाने का। ये फरार है जुडिशियल सिस्टम से। ऐसा तो नहीं है कि सारी जुडिशरी ऐसी हो गई हो। तो हमको अदालत के जो केसेस जाने चाहिए, 10 केस डालेंगे तो एक तो जीतेंगे। तो ये फरार की सूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन में हमारे लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको इलेक्शन का बाइकआउट कर देना चाहिए, हमें ना इलेक्शन लड़ने चाहिए, ना वोट डालना चाहिए। ये भी फरार की सूरत है। आपको जो प्रोपेगेंडा की जो है, आप मीडिया में जो लोग जा रहे हैं, वो मुसलमान ना जाएं उसमें, वो फरार। हमको फरार से नताइज नहीं मिलेंगे। बेहतर ये है कि जो मुकाबला है, उस मुकाबले को ताकत के साथ लड़ा जाए। मुसलमान पैनलिस्ट में जो हमारे बिल्कुल ही जोहला हैं, उनको तो निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। जैसे मैंने एक दबाव बनाया चैनल्स के ऊपर कि आप अगर इस किस्म के लोगों को बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, और मेरी जरूरत वो लोग ज्यादा जाहिर करते हैं, कितनी है कितनी नहीं वो जाने, लेकिन उनका इजहार ये होता है कि आपका होना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहता हूं कि मेरा होना अगर इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होंगे, अगर वो होंगे तो मैं नहीं होऊंगा। ये आप तय करके मुझे बताइए। तो अक्सर आप देखेंगे कि मैं उस किस्म के पैनल में शरीक नहीं होता, मैं सीरियस पॉलिटिकल डिबेट्स में ही शरीक होता हूं। दूसरी बात यह है कि ये इम्पैक्ट उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक एंटायर अपोजिशन इस किस्म की डिबेट्स का बाइकआउट नहीं करती। ये खाली मुसलमान का इशू नहीं है। ये गलती हमारी पूरी कम्युनिटी कर रही है कि हर चीज का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। तो क्या जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जा रहे हैं, जो समाजवादी के जा रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों के अपोजिशन के स्पोक्स पर्सन जा रहे हैं, क्या यही सब कुछ उनके साथ भी नहीं होता है? उनके साथ भी होता है। तो अब हमारा इनका ये पूरा का पूरा बाइनरी, ये पूरा नैरेटिव, अगर आप इसको डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, इस गुब्बारे को फोड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि पूरी कम्युनिटी दबाव बनाए अपोजिशन पार्टीज पे कि इस किस्म की डिबेट्स का एंटायर अपोजिशन बाइकआउट करे, तब इसका इम्पैक्ट होगा। दो चार मुसलमानों को हटा देने से उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा। एक और खास बात, आप देखिए, एक रिपोर्ट है, आपने भी उसको देखा, कोट भी किया है, टेलीविजन पे किसका फेस इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा है? पहला फेस अगर सबसे ज्यादा किसी का है तो नरेंद्र मोदी जी का है, जो प्राइम मिनिस्टर है। जितना प्राइम मिनिस्टर का टीआरपी होना चाहिए किसी टेलीविजन, किसी भी मीडिया नेटवर्क पे, उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज में प्राइम मिनिस्टर का टीआर का फेस वहां पर है, और उनका वो मौजूद है स्क्रीन पे। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे जो मोस्ट अपीयर्ड पर्सन टेलीविजन पे है, दैट इज मिस्टर असदुद्दीन अवैसी, है ना? आप ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए उठा के। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर पहले नंबर पर प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे नंबर पर वो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, जो मुल्क की मेजर अपोजिशन का भी हिस्सा भी नहीं बने हैं, तो इससे आप बाइनरी समझ सकते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर को एक फेस दिखा रहे हैं और उसके अगेंस्ट में मुस्लिम फेस दिखा के हर इशू पे आप सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब को पोस्ट किए जा रहे हैं, और 12 घंटे जो दिन के होते हैं उसमें से आप 4-6 घंटे असदुद्दीन अवैसी को हर चैनल पे किसी न किसी सूरत में दिखा के एक बाइनरी डेवलप कर रहे हैं, एक परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं, जिससे क्लियर कट पोलराइजेशन होता है। क्या इस कम्युनिटी ने अब तक क्यों नहीं कहा कि साहब अपोजिशन में सोनिया गांधी एक बहुत बड़ा नाम है, राहुल गांधी एक बहुत बड़ा नाम है, ममता बनर्जी बहुत बड़ा नाम है, रीजनल पार्टीज के लोग। आप मुझे बताइए, नवीन पटनायक को टेलीविजन पे कितने लोगों ने देखा है? वो चीफ मिनिस्टर, उसकी पार्टी इक्तदार में 20 साल से कोई हरा नहीं सका उसको उड़ीसा में। जी कितनी जी। बार नवीन पटनायक दिखाई देते हैं, कितनी बार तेजस्वी प्रसाद यादव दिखाई देते हैं, इज द अपोजिशन लीडर इन बिहार। अखिलेश यादव को कितने वक्त टेलीविजन पे दिखाया जाता है, वो अपोजिशन लीडर है उत्तर प्रदेश का ना। तो ऐसे जो अपोजिशन के बड़े बड़े फेसेस हैं, सीताराम येचुरी को हफ्तों हो गए दिखाई नहीं देता। नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम का सबसे बड़ा लीडर है वो, है ना? सीपीएम के लोग ही दिखाई नहीं दे रहे टेलीविजन पे। ऐसे दसियों बीसियों नाम है जो इस मुल्क की अपोजिशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं है। और असदुद्दीन अवैसी साहब है या प्रधानमंत्री है, इसका मतलब क्या है? क्या कम्युनिटी इस नैरेटिव को समझ सकती है?
क्या पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन इस सिलसिले में उनका है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इतने बड़े अपोजिशन फेसेस को नजरअंदाज करके आप असदुद्दीन अवैसी साहब को फोकस दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? तो आपको अगर डिमांड करनी है कि मुसलमान पैनलिस्ट हटे, तो आपको डिमांड करना चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी हटे और उसके बाद फिर सब हटे और फिर पूरी अपोजिशन हटे, तब टेलीविजन का डिस्कोर्स चेंज होगा। आप दो चार छुटभइये मुसलमानों को टेलीविजन से हटा के डिस्कोर्स चेंज नहीं कर सकते, और एक्चुअल रीजन है डिस्कोर्स चेंज करना। और आप ये कहते हैं कि साहब बेइज्जती है, बेइज्जती हो रही है, मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। अरे भाई, बाबरी मस्जिद का केस हारे, इतनी बड़ी ताकत लगाने के बाद भी क्या मुसलमानों की बेइज्जती उससे नहीं हुई? तो उस शिकस्त के जो जिम्मेदारान हैं, क्या आप उनको अपनी पोजीशन से हटाएंगे? हम ट्रिपल तलाक का केस हारे, शिद्दत के साथ हमारी बेइज्जती हुई, और हम इसलिए हारे कि हम कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मैं साफ कहता हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं इसमें कि आपने तलाक सुलासा के कानून पे तलाक बिद्दत को आपने उसको फरोग देने के लिए आपने तलाक हसन पर तलाक बिद्दत को तरजीह दिया। तलाक हसन कुरान बताता है और तलाक बिद्दत हमारी रिवायतें बताती हैं, और उसमें जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने हलफनामा दिया था मजा का खेज था, इसमें कोई दो राय नहीं। एक आयत कुरान शरीफ की उस सिलसिले में कोर्ट नहीं की थी, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में वो केस हम हार गए। क्या उससे हमारी जिल्लत नहीं हुई? उसके बाद सरकार ने कानून बना दिया, वो और ज्यादा जालिमाना था, क्या उससे हमारी जिल्लत नहीं हुई? यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, इलेक्शंस में आप सारे के सारे दीवानों की तरह इकट्ठे होकर एक पार्टी को वोट देते हैं, जो आपने बिहार में आरजेडी को दिया, समाजवादी को आपने यूपी में दिया, और आप हार गए। क्या उससे बेइज्जती नहीं हुई? आप इज्जत वाला कौन सा काम कर रहे थे वो बता दीजिए मुझे, कि जिससे कम्युनिटी को इज्जत मिल रही हो। हमारी चाहे सारी की सारी मुस्लिम तंजीमें हों या कयादतें हों या हमारे नौजवान हों, आप मुझे समझाइए कि आप वो कौन सा काम कर रहे हैं जिससे कम्युनिटी को इज्जत और मकाम और मर्तबा और कामयाबी हासिल हो रही है। और तो ऐसा कुछ है नहीं, हम बार बार तो खाली टेलीविजन चैनल पे बहस करने से कम्युनिटी जलील हो रही हो, ऐसा तो नहीं है। और वो ये लोग जो शिकस्त के जिम्मेदार हैं, और एज ए होल पूरी 20-25 करोड़ मुसलमानों की कम्युनिटी को जलील करने के, एक्चुअली जलील करने के अदालतों में और डेमोक्रेटिक सेटअप में जो तंजीमें और जो कयादतें जिम्मेदार हैं, क्या इस कम्युनिटी के अंदर ये जुर्रत है कि उनको चंदे देने बंद करें और उनको कहें कि उतरो, यहाँ से हटो, तुम जलील कर रहे हो कम्युनिटी को? तो कम्युनिटी कमजोर अपनी कमजोरी का सबूत इस अंदाज से देती है कि जिसपे उनका बस चल सकता है उनके गिरेबान पे हाथ डालेंगे, वो भी इंतहाई बदतमीजी के साथ। हमारी जबानें, हमारे लहजे, यानी हम चूंकि फ्रस्ट्रेटेड तो हैं, उस फ्रस्ट्रेशन में जो हमारे अखलाकी हुदूद हैं उनका भी, मतलब एक छोटा सा सड़क पे चलता हुआ बच्चा भी उठ के अपने बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी को माँ बहन की गाली दे देता है आज के, जो हम देख रहे हैं रोजाना। तो ये कौन सा इज्जतदाराना काम है? रहमानी साहब, आपने कई मिसालें दी, बहुत ही अहम है। बाबरी मस्जिद वाले मामले में तो कानून के जानने वाले बाकायदा ये कहते हैं कि जो बात नरसिम्हा राव ने कही थी स्टेटस को कराने की, उसके लिए कोई एप्लीकेशन अदालत में नहीं गई, उसके लिए नहीं कही, बल्कि वहां से मूर्तियां उसी दिन हट जानी चाहिए थी जिस दिन रखी थी, वो नहीं हटवाई। राजीव धवन जैसे लोग मुफ्त में केस लड़ते रहे और बाकी के मुस्लिम लॉयर्स जो है उनके नाम पे पैसे इकट्ठे करते रहे। जस्टिस लिब्रान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में नाम लेके लिखा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना केस पेश नहीं कर सका। जस्टिस सगीर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में ये बात लिखी, 2 जस्टिस लिख चुके ये बात। तो हमने कभी कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड या उसके जिम्मेदारान जो हैं या और तंजीमें जो उसमें थी वो केस को प्रेजेंट नहीं कर सके, उन्होंने कम्युनिटी को जलील करवा दिया और इसलिए अब उनको वहां से हट जाना चाहिए। लेकिन कहने का हक है हम लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को सवाल करने का हक है। आखिर कहां है, कौन सी वो अंडरस्टैंडिंग होती है, कहां वो सौदा हो जाता है कि हर मामला खुद ही अपने आप ही हारने का इंतजाम करते हैं। अब जो मैं एक खास बात कहता हूं, हमारे एक साहब हैं जिनसे मैं इंटरव्यू करता हूं अक्सर, अविनाश काकड़े साहब, किसान सेवा संघ के प्रेसिडेंट हैं।
वो ऐसे मुस्लिम लीडर्स को जो आरएसएस के लिए काम करते हैं उनको मुसंगी कहते हैं, मुसंगी, यानी वो मुसलमान जो संघ के लिए काम करते हैं। अब मैं जो सवाल करने वाला हूं वो ये कि अभी देवबंद में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है। बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि तादाद उनके पास है और वो कुर्सियां भर लेते हैं, बिठा लेते हैं एक ही किस्म के लोग। देवबंद में जाहिर है उनके पास स्टूडेंट, टीचर्स वो सब हैं, कम्युनिटी से लोगों को बुलाने की जरूरत उनके पास नहीं होती। वो दिल्ली में भी बहुत बड़ी ऐसी कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए, सियासी पार्टियों को दिखाने के लिए कि हमारे साथ बहुत लोग हैं। अब जो बात नई कही है महमूद मदनी साहब ने, वो ये कही है कि जो लोग हमें बर्दाश्त नहीं करते, हमारा खाना पीना पसंद नहीं करते, उन्हें मुल्क छोड़ करके चला जाना चाहिए। क्या ये वो नैरेटिव जो पोलराइजेशन का है, क्या उसमें मदद नहीं करेगा ये स्टेटमेंट? देखिए, ये बात उन लोगों की जानिब से जो रेडिकलाइज लोग हैं। देखिए, एक बात तो ये समझिए कि 140 करोड़ लोगों के इस मुल्क में ये जो रेडिकलाइज लोग हैं, जो इस किस्म की बातें करते हैं, वो मुश्किल से पूरे मुल्क में 50 लाख और 1 करोड़ के बीच उनकी तादाद हो। बहुत मुश्किल से। मैं शायद बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके कह रहा हूँ, उतना भी नहीं है। तो 139 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण ये सब नहीं चाहते। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। और ये भी वाज़ेह है कि बीजेपी जो आरएसएस की एक ऑफशूट है, वो उनका सियासी विंग है, और आरएसएस एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो 97 साल से 97 ईयर से इस मुल्क में काम कर रही है। और 97 ईयर से काम करने के बावजूद वोट के एतबार से आज जो 100 करोड़ वोट भारतीय पूरे मुल्क में 100 करोड़ वोटर हैं 140 में से, उन 100 करोड़ में से 25-30 करोड़ के बीच में भारतीय जनता पार्टी का पॉपुलर वोट है। तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को इस मुल्क में अभी तक भी 75% लोगों की हिमायत हासिल नहीं है। और ये तो स्टैटिस्टिक्स है, ये तो जो इलेक्शन का आंकड़ा है उसी से मालूम हो रहा है कि 2019 के इलेक्शन में जो मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ, आपने 1980 में उनके कयाम से लेके अब तक जो मैक्सिमम वोट हासिल हुआ, वो 100 करोड़ 99 करोड़ में से हार्डली 27 करोड़ है। तो इसका मतलब ये कि मुल्क की अक्सरियत ने आरएसएस की इस एक सदी पुरानी आइडियोलॉजी को आज तक भी कबूल नहीं किया। इतने बड़े खर्चे के बाद, और इतना सब टेलीविजन को खरीदना, मीडिया को खरीदना, ब्यूरोक्रेसी को खरीदना, पॉलिटिकल पार्टीज को खरीदना, ये सब तामझाम करने के बाद भी 75% लोग आरएसएस की उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। ये अब एक साबितशुदा अमर है। तो उस आइडियोलॉजी में से जो गाली देने वाले लोग हैं कि मुल्क के बाहर निकल जाओ और आतंकवादी हो और जिहादी हो, ये लोग की तादाद 40-50 लाख से ज्यादा नहीं है। ऐसे में उन लोगों को एड्रेस करते हुए उनकी जबान में अगर आप जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप जो 75% लोग उस आइडियोलॉजी से अभी तक मुत्तफिक नहीं हुए, आप उनको भी ये मैसेज दे रहे हैं, अरे भाई ये भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, वो अगर बोल रहे हैं तो ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं। तो आप जो अभी मुसलमानों के हमदर्द बन के खड़े हुए नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनको आप एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि भाई ये मुसलमान भी, मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम का सबसे बड़ा आदमी भी वही बात बोल रहा है जो वो बात बोल रहा है। ये एक बड़ा मैसेज निकल के आ गया। दूसरा, इस वक्त जरूरत है कम्युनिटी को जुर्रत, हिम्मत की, तरगीब हासिल करनी। आप तरगीब देने की बजाय अगर एक जुमला आप याद करें जो क्लास में कहा गया कि किसी को सीखना हो तो हमसे सीखे कि मुसलसल पिट पिट के, खून बहा के, जलील हो के अगर कोई खामोश रहने वाली कम्युनिटी में सब्र करने वाली है तो वो हम हैं। तो ये जो मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग अपने आप में एक इंतहाई किस्म की मुसलमानों को मायूस करने वाली है। तो एक जानिब आप उनके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को आप मायूस कर रहे हैं। तो ये जो तरीकाकार है, ये तरीकाकार मुझे लगता है कि ये उसी डायरेक्शन को सपोर्ट करता है कि जो डायरेक्शन इस मुल्क में इस मुल्क को बाइफरकेशन की तरफ ले जाने वाली है, तोड़ने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की बातें
ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जमीयत उलमा हिंद इस मुल्क में मुसलमानों का बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए कहलाया जाता है कि वो कोई आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो मदरसों का एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क पे जमीयत उलमा हिंद का कब्जा है। तो सर गिनाने के लिए मदरसों के तुलबा और वहां के असातिज़ा कहीं भी लाके बिठाए जा सकते हैं और वो नेटवर्क पूरे मुल्क में है। तो पूरे मुल्क से आप मद्रास से, केरल से, तमिलनाडु से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से बुला के लाए और उनको वहां बिठाए। कैसा आप देखिए पूरे मुल्क की नुमाइंदगी, बट दैट इज नॉट द मुल्क की नुमाइंदगी, वो तो एक्चुअली मदारिस के लोगों का। तो आप उस बुनियाद पे कहते हैं कि हम मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम है। चलिए मान लेते हैं कि आप मुल्क की लेकिन आप कैडर बेस्ड नहीं है, आपका ट्रेंड कैडर कहीं भी नहीं है। आप एक हुजूम है, आप एक भीड़ है। आप भीड़ में दसियों लाख इकट्ठे लोग कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरीके से डिसिप्लिन हो जैसे कि एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन होती है, ये जरूरी नहीं है। आप भीड़ में बैठ के उसके कायद बन के आप ये कहें कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे बड़ा कायद बन गया हूं, और फिर मैसेजिंग आप वो करें जो उस कम्युनिटी को सूट नहीं करती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी तनावें, आपकी रस्सियां किसी और के हाथ में है। और वो हमने देखा आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इस मुल्क के तमाम सेकुलर सोशलिस्ट और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तमाम की तमाम बिला लिहाज तफरीक मजहब मिल्लत वो खड़ी हुई और उन्होंने उसकी मुखालफत की, पार्लियामेंट के अंदर भी की, पार्लियामेंट के बाहर भी की। और वहां पर जाकर जिनेवा में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? भाई आप ले जाते यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आप प्रेसिडेंट को ले जाते, सेक्रेटरी जनरल को, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी को ले जाते, कांग्रेस के किसी राज्यसभा एमपी को ले जाते। आप किसी और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करती हैं, अलग पार्टी होते हुए भी, राज्यसभा के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी। एनडीए के बहुत सारे घटक दल हैं जो जो बाकायदा बीजेपी कहलाई है, जो एलाइड नहीं है और यूपीए में भी नहीं, वो भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे टीआरएस है ना, तेलंगाना की पार्टी है, जैसे यहाँ की वाईएसआर कांग्रेस है आंध्र प्रदेश की, जैसे एआईडीएमके है। तो ये भी तो अपोजिशन पार्टीज हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की हिमायत करती हैं। राज्यसभा में इनकी हिमायत से बिल पास होते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका है जो पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी की हिमायत करता है, उनको क्यों नहीं ले गए आप ले गए महमूद बदरी साहब को, और आप ले गए सलमान चिश्ती को जो अजमेर की शरीफ के दरगाह है। तो ये मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग अगर आप कर रहे हैं कम्युनिटी की तरफ से, तो कम्युनिटी का तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फिक्री तौर पर कम्युनिटी का ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप अगर ये पर्पस सर्व कर रहे हैं वहां, और उसके बाद 2000 लोगों को आप देवबंद में इकट्ठा करके दूसरी मैसेजिंग कर रहे हैं जो उसी पिच पे खेल रही है कि जो जिस पिच की मुखालफत इस मुल्क के 75% लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको भी शक की नजर से देखा जाना चाहिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में क्लोजिंग में अपने दर्शकों से बताऊं कि जब चूंकि इंटरनेशनल भी चीजें मुझे जहन में आती रहती हैं जब आप बात करते हैं, तो जब 9/11 हुआ अमेरिका में, तो उसके बाद वॉशिंगटन के एक इमाम को भेजा गया, इंडिया भी आए थे वो, और वो ये बताने के लिए आए थे, उन्हें इसलिए भेजा गया था कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ वहां ऐसा नहीं हो रहा है। तो तकरीबन इसी तरह से महमूद मदनी को यहां से इस्तेमाल किया गया जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को अपने, वो ये कि लीडर जो होता है वो लीडर प्रोजेक्ट किया जाता है मीडिया में। लीडर कोई पैदा नहीं होता, और ना ही जरूरी नहीं है कि उसमें वो क्वालिटी भी हो, लेकिन हुकूमत या हुकूमत की कुछ एजेंसियां या पार्टियां जिसको लीडर बना करके पेश करना चाहती हैं, उसे किया जाता है। इनकलाब एक अखबार है, बीजेपी का एक तरह से माना जाता है, वो जागरण ग्रुप का है इस वक्त, और उसके जो सबसे पहले एडिटर थे उनसे मैंने बाकायदा डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें भी कहीं से इशारा होता है। तो वो जो कहीं से इशारा होता है वो अखबार में हर दिन इनको कवरेज मिलती है फ्रंट पेज की, ताकि मुसलमान इनको अपना लीडर एक्सेप्ट करें, और जब लीडर प्रोजेक्ट करेंगे फिर इनसे जो चाहेंगे कहलवा लेंगे, और वो नैरेटिव बनाने में बड़ी आसानी होगी। तो पोलराइजेशन का काम बहुत आसान हो जाता है। मैं इस सिलसिले में एक जुमला इजाफा करना चाहता हूं, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, मैं एक एनालिस्ट हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं,
और पॉलिटिशियन की गोद में पला बड़ा हूं, तो 50 साल से मैं हिंदुस्तान की सियासत को देख रहा हूं। इंडियन पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम इश्यूज दोनों हमेशा प्रोजेक्टेड रहे हैं। न कम्युनिटी ने अपनी लीडरशिप खुद कभी क्रिएट की और न इश्यूज अपने खुद क्रिएट किए, बल्कि किसी न किसी ने एक लीडरशिप को पैदा किया और हमारे बीच खड़ा कर दिया, और इश्यूज भी उन्होंने पैदा किया और हमारे बीच खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ा रीजन है कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल के अलावा एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ा उसका रीजन। ये बहुत ही अहम बात है। ये असल में एक अलग एक टॉपिक है बाकायदा, कि लीडर किस तरह से लीडर प्रोजेक्ट किए जाते हैं और उनसे क्या क्या नुकसान पहुंचाए जाते हैं कौम को, किस किस तरह से उनसे मुनाफिकत कराई जाती है, किस किस तरह से सौदे कराए जाते हैं। अभी जिस तरह से आपके सामने कई तजर्बे और मिसालें आपके सामने पेश की, अब मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस पर गौर करें, और जो पत्रकार जो देख रहे हो इसको, जो जर्नलिस्ट देख रहे हो, उन्हें और ज्यादा इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मालूम हो जाएगा कि आखिर ये कहां से सब कुछ चलता है, मीडिया में कैसे कैसे प्रोजेक्ट कराया जाता है और कैसे हमारे सरों पर लीडर बिठाए जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कैसे सौदे कराए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।